हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है? ये अरेंजमेंट यूज़ होता है आपके पास अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर आपको याद है व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था जब मैंने रेजिस्टेंसेस वाले क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो आप देख लेना, वहाँ क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक व्हीटस्टोन ब्रिज के ही क्वेश्चन हैं। यूनिट सेकंड के ए पार्ट में देखना आप, रेजिस्टेंसेस वाले जहाँ पर न्यूमेरिकल हमने किए हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने व्हीटस्टोन की ब्रिज की आपको कंडीशन बताई थी। क्या कंडीशन थी? P/Q इक्वल टू R/S होता था। इसका मतलब क्या है कि करंट जो होगा गैल्वेनोमीटर में वो जीरो होगा, मतलब गैल्वेनोमीटर का करंट क्या होगा? जीरो होगा। और वहाँ गैल्वेनोमीटर नहीं लगा होता था, बीच में क्या होता था? वहाँ पर रेजिस्टेंस ही लगा होता था, अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सर्किट है वो याद है तो, ठीक है। तो चलो, जिसको नहीं पता है उसके लिए देखो हम बताते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है इसका। प्रिंसिपल क्या है कि इट स्टेट्स दैट इफ़ P/Q इक्वल टू में R/S, अगर ये कंडीशन है देन नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर IG इक्वल टू में जीरो। और अगर आपको याद है जो उसकी बीच वाली ब्रांच होती थी वहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा होता था वो हम लेते ही नहीं थे। क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि उस ब्रांच में क्या हो जाता था? करंट जीरो हो जाता था अगर P/Q इक्वल टू R/S वाली कंडीशन लगती थी। समझ रहे हो? अब देखो अननोन रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता होगा। देखो यहाँ पर P और जो Q है ये होते हैं नॉन रेजिस्टेंसेस। जो आपका प्रैक्टिकल सेटअप होता है हमारे पास, वो P और Q वाले जो रेजिस्टेंस होते हैं वो हमें पता होते हैं। R जो होता है हमारा एडजस्टेबल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, एडजस्ट कर सकते हैं हम उसको। और S होता है अननोन। तो अगर P पता है, Q पता है और R एडजस्ट करके कुछ वैल्यू आ गई तो S तो पता चल ही जाएगा। कैसे? देखो, जैसे मान लो ये है कंडीशन आपके पास, P/Q इक्वल टू में R/S दिख रही है ये, ठीक है। तो देखो S इधर जाएगा, इधर चला गया, और R इधर है, और ये वाला Q इधर जाएगा, और P क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। समझ रहे हो? तो S की वैल्यू पता चली जानी है। समझ रहे हो? तो मेन बात क्या है हमारे पास यहाँ पर कि R को हम प्रैक्टिकली ऐसे एडजस्ट करते हैं कि जो IG है वो ज़ीरो हो जाए। एक्चुअली में ये है कहानी। समझ रहे हो? R अगर पता चल जाए तो ऑब्वियस ही बात है S तो कैलकुलेट हो ही जाएगा ना। समझ रहे हो बात? और हमें R ऐसा एडजस्ट करना होता है प्रैक्टिकल सेटअप में कि IG ज़ीरो आ जाए, और वो गैल्वेनोमीटर वहाँ लगा ही होता है, वो जब जीरो शो कर ही देता है करंट, ठीक है। तो हम R को क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं। जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? करंट जीरो होता है, वो वाला R हम ले लेते हैं और S को कैलकुलेट कर लेते हैं। समझ रहे हो ये बात? ठीक है। अभी और धीरे धीरे समझ में आएगी बात। प्रूफ पे चलते हैं। देखो, प्रूफ में मैं इसका एक सर्किट डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, उसी से आपको इसकी कहानी क्लियर होगी। तो देखो, ये कंडीशन भी हमें प्रूफ में लेके आनी है, P/Q इक्वल टू R/S कैसे होता है, ठीक है। अभी तक तो हमें ये पता था बस ये कंडीशन होती है और करंट क्या होता है? जीरो होता है। लेकिन ये आती कैसे है? समझ रहे हो? यही क्यों आ रही है, ये चीज़ हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं प्रूफ के अंदर, ठीक है। तो देखो, आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पता ही है किस तरीके से बनाते हैं। इस तरीके से बनाते हैं हमें, ये एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा दो, और एक रेजिस्टेंस इसमें ये ऐसे लगा दो, और यहाँ से एक स्ट्रेट वायर आएगी इस तरीके से, और यहाँ पर जो होगा हमारे पास गैल्वेनोमीटर लगा होगा, ठीक है। यहाँ रेजिस्टेंस ना होके क्या है अब? गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और जो ये G लिखा है मैंने, ये उस गैल्वेनोमीटर का क्या है? रेजिस्टेंस है। समझ रहे हो बात को? ठीक है। और ये ऐसे यहाँ पर हमने इसको मिला दिया, ठीक। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करेंगे, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगेगा। अगर आपको याद है जो रेजिस्टेंसेस वाले क्वेश्चन हमने किए थे तो आपको समझ में आ गई होगी बात कि कौन सा मैं डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से हमने इसके ये दो जो टर्मिनल हैं इनको कनेक्ट कर दिया एक सेल के साथ, जहाँ से इसमें करंट फ्लो होने वाला है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ E। तो इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है। इस पॉइंट को लिख देता हूँ मैं A, ये वाला B, ये वाला C और ये वाला D, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं P है, ये वाला Q है, ये वाला R है और ये वाला S है। क्या इतनी बात क्लियर है? यहाँ लिख भी रखा है हमने ये इन दिस व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट P एंड Q आर द नॉन रेजिस्टेंस। ये P और Q क्या है? नॉन रेजिस्टेंस है। R इज़ एडजस्टेबल, ये एडजस्टेबल है। एंड G इज़ द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, और G क्या है हमारे पास यहाँ पर? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और लिख देता हूँ, एंड S कौन सा है हमारा? अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ S इज़ अननोन रेजिस्टेंस। क्लियर? तो ये आपको यहाँ से पता रहेगा कि क्या है। अब देखो, अब बिल्कुल सिंपल है ये सर्किट डायग्राम, ठीक है। इसको आपको सोल्व करना है और प्रूफ क्या करना है हमें? P/Q इक्वल टू R/S। तो देखो कैसे प्रैक्टिकल सेटअप समझ में आया आपको। P और Q हमारे पास नॉन में है, R कैसा है हमारा? एडजस्टेबल है, और S अननोन है। तो मुझे यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन बनानी है। R को मैं ऐसे एडजस्ट करूँगा प्रैक्टिकली कि इस वाली ब्रांच में जो करंट होगा वो कितना होगा? ज़ीरो होगा, ठीक है। समझ रहे हो इतनी बात? और अगर ये चीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये कंडीशन बनेगी P/Q इक्वल टू R/S। अभी देखते हैं, चलो धीरे धीरे, ठीक है। और आपको समझ में आ रहा होगा जो रेजिस्टेंसेस वाले क्वेश्चन किए थे हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के, वहाँ पर इस G की जगह भी क्या होता था? एक रेजिस्टेंस ही लगा होता था।
ठीक है। तो हम फिर कंडीशन देखते थे P/Q इक्वल टू में R/S है, तो इस वाली ब्रांच में क्या होता था, करंट 0, तो उस रेजिस्टेंस को ही हम लेते नहीं थे। और फिर क्या होता था, ये ऊपर वाले दो किस में हो जाते थे, सीरीज़ में, नीचे वाले भी दो सीरीज़ में, फिर उनको सोल्व करके जो आते थे वो पैरेलल में हो जाते थे। अगर नहीं पता है तो एक बार देख लो जाके, क्वेश्चन नंबर 10 to 13 है आपके पास, जब हमने रेजिस्टेंस वाले न्यूमेरिकल किए थे, सीरीज़ पैरेलल वाले। ठीक है, क्लियर है बात। अब इसको शुरू करते हैं। तो देखो, मान लो ये है हमारे पास सेल E, ठीक है। यहाँ से करंट हमने मान लिया I गया, कितना करंट गया, I, ठीक है। और फिर जब ये A पॉइंट पे पहुँचा, यहाँ से गया ये I1 इधर। अगर I1 इधर गया है तो इधर कितने जाने वाला है, I माइनस I1। बताओ समझ में आ रही है बात। ऐसा क्यों, देखो मान लो यहाँ से 10 गया करंट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जाके इधर कितना चला गया, मान लो 6। अगर इधर 6 गया है तो इधर कितना गया होगा, 4 गया होगा ना, क्योंकि टोटल करंट कितना है, मान लो 10 में से 6 इधर चला गया, तो इधर कितना होगा, 10 माइनस 6। तो वही लिखा है हमने, देखो बड़ा करंट माइनस ये वाला। क्लियर हो रही है बात, कैसे हमने ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ B पॉइंट पे। देखो B पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहाँ से I1 आ रहा है और ये दो करंट यहाँ जाएंगे, मतलब एक इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा, ठीक है। तो मैं इस वाली ब्रांच में जो करंट जा रहा है इसको मान लेता हूँ IG करंट, मतलब गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच वाला करंट, ठीक है। तो अगर इसमें IG चला गया तो इधर कितना गया, I1 पहले आ रहा था और IG इधर चला गया, तो माइनस IG करूँगा। आ रही है चीज़ समझ में, वही है कहानी। 10 आ रहा है मान लो इधर, या चलो अब कितना I1 हमने 6 माना था, मान लो 6 आ रहा है इधर, ठीक है। 6 आया, 2 इधर चला गया, तो इधर कितना गया होगा बताओ, 6 माइनस 2 4। क्लियर हो रही है बात, कैसे कर रहे हैं हम ये चीज़, ठीक है। अब देखो ये करंट इधर आ रहा है, ये वाला इधर आ रहा है, और D पे देखते हैं। अब D पे क्या करंट जाने वाला है, D से देखो IG भी इधर जा रहा है और ये भी जा रहा है, तो इसका मतलब ये करंट भी आ रहा है, ये वाला भी इसमें जाएगा। तो यानी कि ये क्या है हमारे पास, I माइनस I1 ये वाला और प्लस IG, ये करंट जाने वाला है। सीधी सी बात है ये, तो समझ रहे हो, जितना करंट इधर से आ रहा है और ये आ रहा है, जो ये सब ऐड होकर इसमें जाने वाला है। फिर C पे क्या होगा, देखो C से क्या होगा, इधर I1 ही आएगा, सॉरी I आएगा। टोटल करंट कितना था I, तो इधर से भी कितना आने वाला है, I ही आने वाला है। समझ रहे हो। अब आप कहोगे ये कैसे, यहाँ कैसे लिख दिया। देखो C पॉइंट पे, देखो C पॉइंट पे अगर आप देखो इधर से भी करंट आ रहा है और इधर से भी करंट आ रहा है, तो मतलब इसमें ये ऐड होके जाएगा, तो I ही बचेगा। देखो कैसे, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। देखो इधर से कितना करंट आ रहा है आपके पास, I1 माइनस में IG, ये वाला करंट आ रहा है इधर से, ठीक है। और इधर से कितना आ रहा है, ये प्लस करूँगा इसमें, तो I माइनस में ये I1 और प्लस में IG। क्लियर। अब देखो I1 इधर प्लस का है, इधर माइनस का है, तो इसको कैंसिल करेंगे। ये IG माइनस का, इधर ये प्लस का है, तो कितना बचा I। तो देख लो वही करंट जा रहा है फिर से। आ रही है चीज़ें समझ में या नहीं। ये करंट का था आपके पास डायरेक्शन वाइज हमने, और नेमिंग कैसे की है इसकी। क्लियर, ईजी है या नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब देखो, अब हमें इसमें क्या करना है, KVL ही अप्लाई करने हैं। जब KVL अप्लाई करते हैं तो हमें क्या देखना होता है, ब्रांचेस में करंट कैसे जा रहा है, ठीक है। उसके प्लस माइनस लगाएंगे। अब देखो इस ब्रांच में करंट ऐसे जा रहा है, तो ये प्लस ये माइनस, ठीक है। इस ब्रांच में करंट ऐसे जा रहा है, तो ये प्लस ये माइनस, और ये G क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस ब्रांच में ऐसे करंट जा रहा है, तो ये वाला प्लस ये वाला माइनस। समझ रहे हो बात को, ठीक है। इस वाली ब्रांच में करंट ऐसे जा रहा है, तो ये प्लस ये माइनस। इस ब्रांच में ऐसे जा रहा है, तो ये प्लस ये माइनस। समझ रहे हो बात। और इसमें तो ये ऐसे ही जा रहा है, प्लस और माइनस ही आने वाले हैं G पे। तो बताओ इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं, ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे KVL। तो अप्लाई करेंगे, देखो दो हैं हमारे पास ये ब्लॉक है ना, एक इसमें KVL अप्लाई करेंगे, एक इसमें। अब डायरेक्शन देखो लूप की कैसे चलानी है आपको। देखो इसमें तो आप ऐसे भी चला सकते हो और ऐसे भी चला सकते हो, लेकिन बेस्ट क्या रहने वाला है, बेस्ट रहेगा कि देखो इसमें 3 ब्रांचें हैं, है ना। 3 ब्रांच में देखो 2 ब्रांच ऐसे चल रही हैं करंट की, इस तरीके से, तो 2 में ऐसे चल रहा है, एक में ऐसे चल रहा है, तो 2 की डायरेक्शन में ही चलने में फ़ायदा है। एक सिंगल की डायरेक्शन में क्या होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। है तो वो भी इजी, लेकिन फिर भी मैं जैसे सोच रहा हूँ वैसे आप सोचो, ठीक है। तो 2 करंट ऐसे जा रहे हैं, एक ऐसे एक ऐसे, एक ही उल्टा पड़ रहा है, कोई बात नहीं, इसमें ऐसे चलाएंगे लूप, ठीक है। दूसरी वाली में कैसे चलाएंगे, देखो इसमें भी क्या हो रहा है आपके पास, ये ब्रांच में करंट ऐसे और इसमें ऐसे और इसमें ऐसे है, ठीक है। तो अगर ऐसे चलाऊँगा, ऐसे उल्टी चलाऊँगा अगर मैं, तो देखो एक करंट ये वाला उल्टा पड़ेगा, ये वाला उल्टा पड़ेगा, तो सीधा कैसे पड़ेगा, लूप ऐसे चलाएं अगर हम ऐसे, IG और ये वाला S वाले में जो चल रहा है, ठीक है। इसमें भी फिर एक ही उल्टा पड़ेगा हमें। समझ रहे हो लूप मैंने कैसे सोची है कि ऐसे चलाऊँगी, ऐसे चलाऊँ, कैसे चलानी है। क्लियर है। अब चलो, अब चलते हैं, देखो इसमें अप्लाई करते हैं हम। अप्लाई KVL इन क्लोज्ड मैश। देखो क्लोज्ड मैश कौन सी है इसमें आपके पास, ये वाली बनेगी ABDA। ABDA आ रहा है समझ में, ABDA। अब देखो जब यहाँ से चले हम A पॉइंट से यहाँ चले, तो पहला साइन क्या कर हो रहा है, प्लस का आएगा, और रेजिस्टेंस क्या है P, और करंट भी मल्टीप्लाई होता है। ऐसे ही करते थे हम KVL में, रेजिस्टेंस और करंट मल्टीप्लाई करके लिखते थे। अब इसमें आ जाओ, इधर से भी पहले साइन आकर प्लस का हो रहा है, रेजिस्टेंस G है और करंट कितना है IG। तो ये हो गया आपके पास। बताओ इतना समझ में आ रहा है या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
फिर हम ऐसे चले तो साइन कौन सा कर हो गया माइनस का, और ये आएगा रेजिस्टेंस है हमारे पास आर, और करंट कौन से हैं आई माइनस आई वन, और इक्वल टू 0। बताओ समझ में आया कि नहीं, क्या किया है हमने इसमें, आ रहा है समझ में, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे पास मान लो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब अप्लाई करते हैं हम। अभी कईयों को मन में आ रहा होगा, इनको सोल्व कर देते आर आई और फिर ये आर आई वन ऐसे लिख देते, अभी देखना क्या होगा। ठीक है, ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है ये करने की। ठीक, तो अप्लाई करो KVL इन क्लोज्ड मैश। ये वाली कौन सी ली है हमने लूप, ये वाली CBDC, ये डायरेक्शन लिया ना CBDC, इस डायरेक्शन में चलाते हैं। तो देखो यहाँ से सबसे पहले आप देखो ये प्लस का साइन अक्कर हो रहा है, प्लस का लगाते हैं। रेजिस्टेंस कितना है S, और ये करंट है हमारे पास I माइनस में I1 प्लस में IG। क्लियर है बात या नहीं? उसके बाद जब हम इधर गए तो माइनस का साइन अक्कर हुआ, माइनस आएगा। रेजिस्टेंस है Q, और ये है करंट I1 माइनस IG। ठीक है, फिर इधर गए, ये प्लस का ही साइन अक्कर हो रहा है क्योंकि ब्रांच में करंट ऐसे ही जा रहा है, तो इधर प्लस है और इधर भी माइनस है, लगा दो चाहे ये प्लस ये माइनस। तो प्लस का साइन अक्कर हो रहा है, रेजिस्टेंस G है और करंट IG है, और इक्वल टू में ये हो गया 0। क्या बताओ इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? इसको मान लो सेकेंड। अब जो कहानी हम बात कर रहे हैं कि देखो प्रैक्टिकली, देखो थ्योरेटिकली तो हम क्या करते हैं, ये वाली कंडीशन लिख देते हैं ऐसे और कहते हैं कि अगर ऐसा है तो IG 0 होता है, और ये वाली ब्रांच हम लेते ही नहीं है, यही होता है। अब प्रैक्टिकली ये चीज़ हम कैसे कह रहे हैं, हम इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर इस ब्रांच में करंट कितना है 0 है, IG इक्वल टू 0 है, तो ये इसके इक्वल आ सकता है P/Q इक्वल टू R/S। ये हम प्रूफ कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे कि R को हम ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं कि IG 0 हो जाए, और अगर IG 0 हो गया ना तो ये कंडीशन बन जाएगी P/Q इक्वल टू R/S वाली बात। समझ, हम तो क्योंकि प्रूफ करना चाह रहे हैं ना कि P/Q इक्वल टू R/S है या नहीं। आपकी बात समझ में आ रही है या नहीं? देखो दो तरीके से मैं ये बात आपको कह रहा हूँ कि P/Q इक्वल टू R/S है, तो इसका मतलब क्या है, IG 0 है। ठीक है, बात इतनी। लेकिन ये भी तो उल्टा भी तो हो सकता है कि अगर IG 0 है तो ये बात प्रूफ करो, समझ रहे हो? तो यही हम करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे कि R को हमने इस तरीके से एडजस्ट किया कि IG क्या हो गया, 0 हो गया। यही हम देख रहे हैं क्योंकि गैल्वेनोमीटर है, हमें बता देगा IG कब 0 हो रहा है, उसमें R को हम चेंज करते रहने वाले हैं। समझ रहे हो बात? तो ये प्रैक्टिकली बात है। तो यहाँ लिखते हैं हम, इसमें देखो यहाँ लिखते हैं हम, वैल्यू ऑफ R इज सो एडजस्टेड देन क्या होगा वहाँ पर, IG क्या होगा, 0 होगा। IG इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसको हम पुट कर दें इन दोनों इक्वेशन में। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं पुट IG इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो 1 में अगर हम पुट करें IG इक्वल टू 0 तो क्या होने वाला है, देखो ये IG 0 होगा तो ये पूरा ही 0 हो जाने वाला है, क्योंकि कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है 0 से तो वो 0 ही रहने वाली है। तो यहाँ से क्या बचेगा, देखो आपके पास ये बच जाएगा प्लस का PI1, ये तो चीज़ 0 ही हो गई, तो बचा क्या सिर्फ ये R वाला, तो माइनस का R I माइनस में I1 और इक्वल टू में 0। ये इक्वेशन बनेगी, बता दो कोई दिक्कत? इसको मान लो थर्ड। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो जरा। सेकंड इक्वेशन में देखो अगर हम पुट करते हैं तो क्या होने वाला है, देखो इसमें IG यहाँ 0 पुट करूँगा तो ये क्या इक्वेशन बनेगी, देखो यहाँ से इक्वेशन सेकंड बिकम, और ये इक्वेशन कौन सी आई है, 1 बिकम। ठीक है, देखो सेकंड में क्या होगा, प्लस का S है और यहाँ बचेगा सिर्फ I माइनस I1 क्योंकि IG 0 है। ठीक है, और माइनस का Q, और ये IG 0 हो गया। ठीक है, तो बचा क्या सिर्फ I1 Q I1। समझ रहे हो बात को? और ये वाला भी क्या हो जाएगी, पूरी टर्म 0 क्योंकि IG 0 है, तो इसके बाद मल्टीप्लाई होकर ये भी 0, तो बस ये तो खत्म ही हो गया, इक्वल टू में 0। समझ रहे हो? इसमें ना एक चीज़ यहाँ से देखो ज़रा, ये जो इक्वेशन 3 है, ठीक है, इसको इक्वेशन 3 में ऐसे बना दूँ। देखो यहाँ से देखो, इसमें ये PI1 है और ये माइनस का जो RI माइनस I1 है, इसको इधर ले जाऊँ, प्लस का बन जाएगा ये RI माइनस में I1 ऐसे। ठीक है, इसको मैं थर्ड मान लेता हूँ। क्लियर है इतनी बात? ये वाली हमने थर्ड मान ली, कर लोगे ना इतना यहाँ पर? ठीक है, अब देखो यहाँ से देखते हैं हम, इसमें इसको यहाँ रहने देता हूँ, दिख रहा है ना सभी को? ठीक है, I माइनस में I1 इक्वल टू में ये माइनस इधर जाके प्लस का Q I1 बन जाएगा। समझ रहे हो? और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Q I1 इधर लिख दूँ और ये वाला इधर लिख दूँ। तो देखो Q I1 इक्वल टू में S I माइनस में I1। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? इसको अब मैं फोर्थ मान लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं डिवाइड करूँगा थर्ड एंड फोर्थ को। तो देखो कैसे, यहाँ लिख देता हूँ ये चीज़। देखो यहाँ लिखते हैं हम, डिवाइड थर्ड बाय फोर्थ। देखो थर्ड ये थी हमारे पास इक्वेशन, ये वाली PI1 के नीचे क्या आ जाएगा, देखो QI1, और RI माइनस I1 के नीचे क्या आ जाएगा, S
आई माइनस आई वन। अब समझ में आ रहा होगा आपको कि ये हमने यहाँ पर ही क्यों नहीं ओपन किए, क्योंकि ये यहाँ पर क्या हो जाना है, कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं। तो देखो कैसे, थर्ड की भी जो वैल्यू है आपके पास, थर्ड इक्वेशन है पी आई वन इक्वल टू में है ये आर आई माइनस में आई वन, ठीक है। और इसके नीचे आ जाएगी फोर्थ इक्वेशन। तो देखो फोर्थ थी हमारे पास यहाँ पर क्यू आई वन, और इसके नीचे आ जाएगी एस आई माइनस में आई वन। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, ये चीज़ क्लियर हो रही है। अब देखो यहाँ से आई वन से आई वन कैंसिल हो रहा है, ये आई माइनस आई वन से आई माइनस आई वन कैंसिल हो रहा है, और ये आपके पास क्या आ जाने वाला है, पी बाई क्यू इक्वल टू में आर बाई एस। और क्या यही कंडीशन नहीं आपको प्रूफ करनी थी, देख लो, समझ रहे हो। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। समझ रहे हो बात को। देखो ये जो कंडीशन थी यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ दिस इक्वल मतलब पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस वाली कंडीशन लगती है, तो वो कहता है कि आई जी ज़ीरो होता है, वो बात सही है। लेकिन इसका उल्टा मीनिंग भी तो है कि अगर आई जी ज़ीरो है तो ये कंडीशन बननी चाहिए। तो यही हमने प्रूफ में लेके चले, कि हमने आर को ऐसे एडजस्ट किया कि ये आई जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और अगर आई जी ज़ीरो हो गया तो देख लो हमारे पास ये कंडीशन बन गई, पी बाई क्यू इक्वल टू में आर बाई एस। बहुत ईजी नहीं है, बताओ कुछ मुश्किल इसमें तो बता दो। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी वे में। अब देखो मैंने इसमें कुछ नोट करके बातें लिखी हैं, उनको देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट में वो ये बात करते हैं कि ये जो आई जी है, ठीक है, ये ज़ीरो कैसे हुआ इसमें। देखो ये वाला जो टर्मिनल है बी और ये वाला डी, इसका मतलब बी और डी पे क्या है, पोटेंशियल सेम आ जाते हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है ना पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, तो आई जी ज़ीरो क्यों हुआ होगा, सोचने की बात है। क्योंकि इस बी पॉइंट पे और इस डी पॉइंट पे क्या हो गया, पोटेंशियल सेम हो गया। और अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो क्या होने वाला है, नेट पोटेंशियल जीरो। नेट पोटेंशियल जीरो है तो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, समझ रहे हो ना कैसे निकलते हैं नेट पोटेंशियल। जैसे बी और डी, तो बी माइनस डी निकलता है ना, या डी माइनस बी। लेकिन अगर ये सेम ही है तो माइनस होकर क्या होने वाला है, जीरो। तो नेट पोटेंशियल जीरो है तो करंट भी क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। आ रही है चीज़ समझ में, ये रीज़न है इसका, समझ रहे हो कि कैसे हुआ होगा। क्योंकि हम देखो आर को इस तरीके से एडजस्ट कर रहे थे कि आई जी जीरो हो जाए, लेकिन आर को इस तरीके से एडजस्ट किया तो उससे हुआ क्या कि यहाँ पर जो पोटेंशियल बने वो क्या बन गए, इक्वल बन गए। इक्वल बनने से क्या हुआ, नेट पोटेंशियल जीरो हुआ तो यहाँ करंट जीरो आया। आ रही हैं चीज़ें क्लियर, थोड़ी सी हो रही हैं कि नहीं। अब देखो जो हमने पॉइंट लिखा है वो क्या लिखा है, आई जी इज इक्वल टू जीरो मीन्स गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नल डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नल डिफ्लेक्शन मतलब क्या, देखो गैल्वेनोमीटर ना इस तरीके से होता है, मान लो ये उसका मीटर है, ठीक है, यहाँ पर ये एक आपके पास नीडल होती है एक, ठीक है, और यहाँ पर ये इसका जीरो होता है, समझ रहे हो। मतलब इधर कुछ वैल्यूज़ होती हैं और इधर कुछ वैल्यूज़ होती हैं गैल्वेनोमीटर में, इस तरीके से होता है। तो नल डिफ्लेक्शन मतलब ये सेंटर में होता है, कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं शो करता, ना इधर ना इधर, समझ रहे हो। अगर इधर मूव करता है तो डायरेक्शन मतलब कुछ वैल्यूज़ आएगी, ठीक है, और इधर मूव करता है तब भी कुछ वैल्यू है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, इधर मूव करता है तो मान लो वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा करंट, और अगर इधर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में तो मतलब वो अपोजिट में मूव कर रहा होगा, ये मतलब होता है, ठीक है। जैसे इस सर्किट में ऐसे मूव कर रहा है तो मान लो इधर चली गई सुई, अगर ऐसे करंट मूव करता तो इधर चली जाती, ठीक है, ये डायरेक्शन बताता है बेसिकली, ठीक। लेकिन अगर ये बीच में है बिल्कुल तो इसका मतलब क्या, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, ये नल डिफ्लेक्शन शो करता है। नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है मतलब करंट क्या है, जीरो, और जिस ब्रांच में लगा हुआ है ये वहाँ पर ये जीरो बताएगा। बात इतनी समझ में आ रही है। और यही गैल्वेनोमीटर का ये रेजिस्टेंस हमने जी लिया था, ठीक है। उसके बाद देखो सेकेंड पॉइंट क्या है, ये चीज़ समझ में आ गई यहाँ पर, यहाँ तक नल डिफ्लेक्शन। उसके बाद क्या कह रहा था, इट इज़ बिकॉज पोटेंशियल एट द टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज सेम, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि द अबव कंडीशन इज एप्लीकेबल इफ एंड ओनली इफ पी बाई क्यू इज एक्जैक्टली इक्वल टू आर बाई एस। मतलब पूरा का पूरा एक पॉइंटों में भी फर्क नहीं होने चाहिए, समझ रहे हो, एक्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए ये कंडीशन, तभी हम क्या कहेंगे कि ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है। कंडीशन अप्लाई का मतलब क्या है कि अगर पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस होता है तभी ये वाला करंट क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। जैसे आपको रेजिस्टेंसेज वाले मैंने बार बार बोल रहा हूँ ये बात, वहाँ पर न्यूमेरिकल करवाए थे, ठीक है। वहाँ पर क्या हो रहा था, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस अगर आ रहा था, मान लो पी कितना है हमारा 2 है और क्यू कितना है 4 है, और आर मान लो वहाँ पर 3 था और एस मान लो 6 है। ये न्यूमेरिकल की वजह से बोल रहा हूँ मैं ये बात, ठीक है। कहीं कहो अभी तो आप एस अननोन कह रहे थे, यहाँ तो कुछ वैल्यू ले ली, ठीक है। न्यूमेरिकल में दी होती हैं वैल्यूज़ इस वजह से, ठीक है। और बीच में कोई ना कोई होगा, मान लो जी हमारे पास वहाँ कितना है 5 ओम का है, इस तरीके से थे रेजिस्टेंसेज। तो पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस की कंडीशन लगाएंगे। पी बाई क्यू मतलब 2/4 इक्वल टू में आर बाई एस मतलब 3/6। तो ये देखो ये 1/2 आ रहा है और ये भी 1/2 आ रहा है, तो मतलब एक्जैक्टली इक्वल आ रहा है ना, ये नहीं, ये भी 0.5 आ रहा है, ये भी 0.5 आ रहा है। तो मतलब ये कंडीशन एक्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि आई जी क्या है, जीरो। और आई जी अगर जीरो है तो हम अगर उसकी बात करें न्यूमेरिकल में, तो ये 5 ओम अगर यहाँ था तो इसके क्रॉस करंट ही नहीं जा रहा, तो इसको हम क्या करते थे, निगलेक्ट कर देते थे। याद आई कुछ कहानी। तो ये वही बात बोलता है कि एक्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी कि आई जी जीरो होगा, ठीक है। तो ये रफ वर्क में था, इसको मत नोट करना, ठीक है। और इधर से ये भी क्या है, रफ वर्क में ये
क्लियर है बात? ये डायरेक्शन वाली बात भी क्लियर हो गई थी आपको, समझ रहे हो? जैसे इसमें इधर आ रहा है करंट और एक इधर से भी जा सकता है, तो वो चीज़ है, तो वो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। लेकिन अगर P/Q इक्वल टू R/S वाली कंडीशन होगी तो ये जीरो भी रहेगा, नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्लियर है कहानी या नहीं? दोनों पॉइंट क्लियर है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट को ध्यान से समझो। देखो वो कह रहा है इफ़ वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द बैलेंसिंग। वो कह रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बैलेंस करने पे, समझ रहे हो? अगर हम इंटरचेंज करते हैं गैल्वेनोमीटर को और सेल को, और ये कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि अगर इंटरचेंज करते हैं तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? तो आप क्या कहोगे? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखो क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखो मान लो मैं आपको ये रफली बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का एक सर्किट लगा हुआ है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर हम कह रहे हैं सेल लगा दिया हमने गैल्वेनोमीटर की जगह, ठीक है। ये लग गया सेल, और यहाँ सेल की जगह लग गया क्या? गैल्वेनोमीटर। ये कह रहा है, ये समझ रहे हो बात को या नहीं? ठीक है। ये टर्मिनल क्या थे आपके पास? A, ये था आपके पास B, ये था C और ये था D, समझ रहे हो? ये हमारा P है, ये वाला Q है, ये वाला कितना है R और ये वाला है S, समझ रहे हो बात को? ठीक है। अब देखो ये सर्किट ऐसे देखने में लग रहा है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं बना सकता? अब देखो ये P हो गया, ये वाला Q, ये सॉरी ये P और ये वाला Q और ये वाला S, ये Q, ये P और ये वाला R, ठीक है। अब देखो ये जो है हमारे पास सेल, ये इन दो टर्मिनल से लगा हुआ था, ठीक है। मैं इसको ऐसे लगा सकता हूँ, देखो बाहर, ध्यान से समझना, ऐसे लगा सकता हूँ, कोई परेशानी थोड़ी है। वो ये दो टर्मिनल हैं बस, भाई यहाँ तार क्या है? अंदर है, ये तार मैंने बाहर कर दी तो कोई दिक्कत थोड़ी है, टर्मिनल तो वही है, समझ रहे हो? और ये वाला जी इन दो पे लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये देखो ये A था पॉइंट, ये B था, ये C और ये D, ये ऐसे बाहर था। अब इस तार को शॉर्ट करके मैंने यहीं पर लगा दिया, इसमें यहाँ पर ऐसे, समझ रहे हो? ये बन नहीं गई वैसी कंडीशन। अब इसको आप कैसे रख सकते हो? जैसे इसको घुमा दो, ऐसे ऐसे कर दो तो ये सेल नीचे ही आ जाना है और ऐसा ही सर्किट बन जाएगा जैसे ये था, समझ रहे हो बात को या नहीं? हो रही हैं चीज़ें क्लियर? तो आपको जो मेन बात समझनी है वो क्या समझनी थी यहाँ पर, कि बैलेंसिंग कंडीशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखो इसको कैसे समझते हैं, देखो इस डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ और ज़्यादा आपको ईजी रहे समझने में, ठीक है। तो देखो ये मैं ऐसे लगाऊंगा, ठीक है, इस तरीके से इसको मैंने घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ठीक है। तो ये वाला B पॉइंट इधर आएगा, C इधर आ गया और D इधर आ गया और ये R इधर आ गया, ठीक है। और B और D पे देखो क्या लगा हुआ है? सेल लगा हुआ है। तो हमने B और D पे क्या कर दिया? देखो सेल लगा दिया। और C और A के बीच में कितना है ये हमारे पास? ये देखो ये था हमारे पास B और ये वाला था हमारे पास D, ठीक है। ये वाला आ गया और ये वाला पॉइंट, ये R नहीं, ये A है। क्लियर? आया समझ में क्या किया है हमने यहाँ पर? देखो ये आपके पास B और D पॉइंट थे ना, मैंने पहले नॉर्मल बनाया, ठीक है। फिर B और D को देखा, B और D पे सेल लगा, तो ऐसे ऐसे पकड़ के इसको ऐसे घुमा दिया है बस, और कुछ नहीं। ये ऐसे था ना, ये ऐसे ले आए हम, C ऊपर ले आए और ये वाला B इधर ले आए और ये D वाला इधर आ गया और ये A इधर नीचे आ गया, ये किया है इसमें, ठीक है। अब देखो B और C के बीच में कौन सा है आपके पास? ये आपके पास Q है, तो मैं यहाँ Q लिख रहा हूँ, ठीक है। और C और D के बीच में देखो कितना है? S है। और D और A के बीच में, D और A के बीच में देखो कितना है? R है। और A और B के बीच में कितना है? P है। इस तरीके से बन रहा है। और ये C और A के बीच में क्या लगा हुआ है हमारा? G लगा हुआ है। देखो वैसा ही नहीं बन गया डायग्राम, बिल्कुल सेम, समझ रहे हो बात को? तो कोई बैलेंस करने में कोई हमें क्या अफेक्ट नहीं पड़ता। देखो उस चीज़ को कैसे समझो, जैसे मान लो P यहाँ 2 है, Q यहाँ 4 है, R यहाँ 3 है और S कितना है हमारे पास? मान लो 6 है, ठीक है। ये कंडीशन लेके चलते हैं, ठीक। तो यही सेम यहाँ पर लगाएंगे हम। P कितना है हमारा? 2 मान लो, Q 4 और R 3 और S कितना? 6। तो यही चीज़ यहाँ लिख देता हूँ मैं। Q देखो कितना है यहाँ? 4 है, 4 लिख दिया। और S कितना है यहाँ पर? S है हमारे पास 6, तो मैंने 6 लिख दिया। और P कितना है? 2, तो यहाँ 2 लिख दिया है। और R कितना है? R है हमारे पास 3। क्लियर? अब देखो यहाँ लगाओ जरा व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन, P/Q इक्वल टू R/S। ऐसे देखा करो, P/Q इक्वल टू में R/S, ऐसे, है ना? क्लियर हो रही है? तो देखो P/Q इक्वल टू में R/S बनेगी। इसमें P कितना है? 2, 4 और इसमें आ जाएगा ये 3/6। तो ये देखो 1 और 2 और ये कितना है? 1 और 2। तो इक्वल हो रहा है ना, बैलेंस तो हो रहा है ना, इक्वल है। तो यहाँ भी इक्वल आना चाहिए। हमें सिर्फ बैलेंसिंग कंडीशन उसकी ट्रू करनी है कि वो इक्वल है या नहीं है। तो देखो इसमें अगर आप देखो तो इसमें भी P/Q इक्वल टू R/S मत कर देना। देखो कैसे होता है, जो ये वाला G होता है ना, ठीक है, जो लाइन लगी होती है उसके इधर उधर जो से होते हैं ये अपॉन में जाते हैं। तो देखो ये कितना है? Q 4 है। तो यहाँ पर जो बनने वाला है ये इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसे बनने वाला है? Q/S और इक्वल टू में ये बनने वाला है P/R। तो देखो बैलेंस हो जाएंगे, ये बैलेंस बड़े आराम से होंगे। इक्वल की कंडीशन इसमें भी बनेगी। देखो ये कितना है? 4/6
और इक्वल टू में इधर कितना है ये हमारे पास 2/3, ये तो नहीं कटता, ये कट जाता है, 2 2 2 3 था, तो देखो 2/3 इक्वल टू 2/3 बैलेंस हो रही है। और तो बैलेंस की बात कर रहे थे हम यहाँ पर कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला बैलेंस में, कि अगर आप गैल्वेनोमीटर और सेल की पोजीशन को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। क्लियर है। अब एक बात बताता हूँ इसमें, देखो इसकी ये तो चीज़ क्लियर होगी आपको, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज नाम कैसे पड़ा इसका, व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो व्हीटस्टोन जो था आपके पास, कैसे नाम आया इसका, चार्ल्स व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट था, उसने ये डेवलप किया था सर्किट, ठीक है। चार्ल्स, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो चार्ल्स व्हीटस्टोन, ठीक है। वैसे हम इसको ऐसे बोलते हैं सर चार्ल्स व्हीटस्टोन, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट था, उसी के नाम के ऊपर व्हीटस्टोन लग गया, ठीक है। ब्रिज कैसे आया, ब्रिज पड़ा इस गैल्वेनोमीटर वाला जो ये रेजिस्टेंस है जी, ये वाली जो वायर है हमारे पास, ये ब्रिज का काम कर रही है। ब्रिज का काम क्यों कर रही है, देखो ये 2 टर्मिनल हैं और वहाँ से यहाँ तक एक ये क्या हो रहा है आपके पास, गैल्वेनोमीटर वाला रेजिस्टेंस लगा हुआ है, या हम यहाँ गैल्वेनोमीटर को फिट करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से 2 पॉइंट के बीच में क्या कर रहा है, देखो लग नहीं रहा है आपको, 2 पॉइंट को क्या कर रहा है, मीट करवा रहा है। तो मतलब क्या है, ये एक ब्रिज का काम कर रहा है ना, समझ रहे हो। तो ये वाली जो कंडीशन लगती है, ठीक है, इसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, ब्रिज। क्लियर है बात। ब्रिज क्यों बोला, क्योंकि ये टर्मिनल 2 टर्मिनल के बीच में क्या हो रहा है, ये ब्रिज का काम कर रहा है, ठीक है। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, ब्रिज। और व्हीटस्टोन क्यों पड़ा, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम था, और ब्रिज इस वाली कंडीशन में, ठीक है। तो इसको हम ब्रिज वायर बोलते हैं, जो ये आपके पास गैल्वेनोमीटर जहाँ लगा होता है ना, ये वाली क्या बोलते हैं हम इसको, ब्रिज वायर। क्लियर आ रहा है समझ में, बताओ कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ईजी है या नहीं है, बहुत ईजी है। क्लियर, तो इसको ध्यान से कर लेना नोट। क्लियर, ओके, थैंक यू।